नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ईपीएफ और एनपीएस में क्या डिफरेंस है और दोनों में से कौन सा प्लान बेहतर है आपके लिए जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ईपीएफ और एनपीएस इस दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। अब इसमें कौन सा बेहतर है, किसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, ये डिसीजन मैं खुद आप पे छोड़ता हूं। क्योंकि देखिए, जो ये डिसीजन मेकिंग है ना, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है। जैसे इस फंड की टैक्सेशन क्या है, दूसरा इसमें लॉक इन पीरियड क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद मैच्योरिटी पे टैक्स और इसकी लिक्विडिटी क्या है, मतलब कितने समय के बाद आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, कितने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो रिस्क का फैक्टर होता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ये डिसाइड करने में कि आप एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ईपीएफ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, इसलिए ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है। तो आइए दोस्तों, इसके अंतर को जानते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो देखिए, जो ईपीएफ होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एनपीएस का मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। तो पहले हम ईपीएफ को देखते हैं। ईपीएफ में जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं और अर्निंग जो है वो एम्प्लॉय की 15,000 से कम है, तो वहां पे पीपीएफ में आपको इन्वेस्ट करना बिल्कुल जरूरी होता है। अब वो कितना इन्वेस्ट करना होता है, तो 12% वो बेसिक प्लस डीए प्लस और भी कुछ अलाउंसेस मिला के, तो मैक्सिमम जो 15,000 रुपए मैं मान के चलता हूं, जिनके लिए मैंडेटरी है। वॉलेंट्री तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर मैं मानूं कि मैक्सिमम सैलरी 15,000 रुपए है, तो उसका 12% 1,800 रुपए आपको इन्वेस्ट करना जरूरी होता है ईपीएफ फंड में। अब ये एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉय भी करता है। अब एम्प्लॉय चाहे तो 100% ऑफ बेसिक सैलरी तक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और वॉलंटरली इसमें आप जितना चाहे उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और वॉलंटरली इन्वेस्ट करने के लिए जरूरी नहीं कि आपकी सैलरी 15,000 तक ही हो। 15,000 से ज्यादा है तो भी आप वॉलंटरली इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंडेटरी सिर्फ अप टू 15,000 अर्निंग तक वालों के लिए ही है। एनपीएस भी वॉलंटरी है, इसमें भी आप कोई भी हो, आप अपना अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईपीएफ में आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 12% ऑफ सैलरी होगी और वो कंपलसरी किसके लिए है, जिसकी सैलरी 15,000 तक है। जो हमारा एनपीएस है इसमें कोई भी कैप नहीं है। देखिए, अकाउंट ओपन करते वक्त आपको मिनिमम 500 रुपए लगेंगे और अकाउंट को जिंदा रखने के लिए साल में कम से कम आपको 1,000 रुपए का ट्रांजेक्शन करना है। बस ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब एनपीएस में भी एनपीएस टियर 1 अकाउंट होती है, टियर 2 अकाउंट होती है। तो अकाउंट ओपन करने के लिए टियर 1 अकाउंट है तो मिनिमम 500 रुपीज चाहिए और अगर टियर 2 अकाउंट है तो मिनिमम 1,000 रुपीज चाहिए। अब रिटर्न देखिए, जो ईपीएफ में है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है। ईपीएफओ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो फिक्स करती है, जो मोस्टली आज के डेट में 8.65 या 8.5 होगा और ये सब्जेक्ट टू चेंज होता है। एवरी ईयर गवर्नमेंट इसको रिव्यू करती रहती है। बट एनपीएस के केस में आपकी रिटर्न फिक्स नहीं होती, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड मैनेजर चूज किए हैं और कैसे आपका पैसा कहां कहां लगा हुआ है, किस किस इक्विटी फंड में लगा हुआ है। तो आपकी रिटर्न इस पे डिपेंड करती है। तो अगर आप सिंपल भाषा में कहें तो एनपीएस एक तरीके से शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो आप पूछेंगे ईपीएफ में कहां पैसे इन्वेस्ट होते हैं, इसमें भी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन इसमें आप फंड मैनेजर चूज नहीं कर सकते। फंड मैनेजर ईपीएफओ होगी और वही अपनी रेट डिसाइड करती है, ये फिक्स होती है। बट एनपीएस के केस में फंड मैनेजर आप चूज कर सकते हैं और पोर्टफोलियो भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये दोनों एक बेसिक अंतर है। तो एनपीएस में रिस्क ज्यादा है और ईपीएफ में रिस्क कम है। अब आते हैं टैक्स डिडक्शन पे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि चाहे आप ईपीएफ में इन्वेस्ट करें या एनपीएस में इन्वेस्ट करें, आपको एटीसी में एग्रीगेट डिडक्शन जो 1.5 लाख की मिलती है वो तो मिलेगी ही, बट एनपीएस के केस में 50,000 का एडिशनल डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 80CC-D1B। तो अगर आप ईपीएफ के केस में इंटायरली पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख और एनपीएस में अगर करते हैं तो अप टू 2 लाख। 1.5 लाख एटीसी वाली प्लस 50,000 80CC-D1B वाली। अब इस पे आपको एक डिटेल में वीडियो मेरे प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, आप वहां इसको डिटेल में देख सकते हैं। हालांकि जो एनपीएस के डिडक्शन है वो कैप किए गए हैं 10% ऑफ बेसिक सैलरी
एंड आपका जो 20% ऑफ टोटल इनकम है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एनपीएस की डिडक्शन। दोस्तों अब बात करते हैं मैच्योरिटी की। तो ईपीएफ की मैच्योरिटी 58 इयर्स की एज में हो जाती है, वहां आप 100% पैसा निकाल सकते हैं। बट एनपीएस के केस में आपको 60 इयर्स तक वेट करना पड़ेगा। 60 इयर्स के बाद भी आप 60% ऑफ फुल अमाउंट आप निकाल सकते हैं लमसम के फॉर्म में, और 40% आपको एन्युटी के फॉर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसा आप पेंशन के फॉर्म में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इजी भाषा में आप ऐसे समझिए। तो अब टैक्सेबिलिटी क्या होगी? ईपीएफ की जो इंटायर लमसम अमाउंट आपको जो मिलेगी 58 इयर्स के बाद वो इंटायरली टैक्स फ्री होगी। बट इन केस ऑफ एनपीएस जो 60% आपको लमसम मिलेगी वो टैक्स फ्री होगी, बट जो एन्युटी होगी आपकी 40% की वो आपको टैक्सेबल होती रहेगी, आपके स्लैब में जुड़ती रहेगी। दोस्तों आई होप कि ईपीएफ और एनपीएस में आपको अंतर समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।